मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो का न्याय सिद्धांत भाग 1। प्लेटो के चिंतन में न्याय सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत से हुई है और इस सिद्धांत को प्लेटो ने राज्य को बांधे रखने वाले सिद्धांत के रूप में काम में लिया है। प्लेटो का जो ये सिद्धांत है ये सबसे महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक का वैकल्पिक नाम भी न्याय से संबंधित रखा था उन्होंने। आदर्श राज्य की रूपरेखा जब प्लेटो ने बनाई तो उसका प्रमुख आधार न्याय को रखा। प्लेटो के जो पूरे राजनीतिक चिंतन का मूल उद्देश्य है वो एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना है जो व्यक्तिगत अक्षमता, अस्थिरता और राजनीतिक स्वार्थपरता से मुक्त हो, एक स्थिर, व्यवस्थित, आत्मसंयमी राज्य हो। और ऐसे राज्य को न्याय के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए जो राज्य को एकता प्रदान करे, घोर व्यक्तिवाद से बचाए, कार्यों के विशिष्टीकरण द्वारा जो लोगों की कमियां हैं, अक्षमता है, उसको दूर करे और राज्य को स्थिरता प्रदान करे। जैसा कि बारकर कहते हैं, चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार है। एबस्टीन कहते हैं, प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उनके राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व शामिल हैं। गैटल कहते हैं, न्याय की धारणा प्लेटो के राजनीतिक दर्शन की पराकाष्ठा है। तो एक तरह से रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत न्याय से होता है। न्याय की स्थापना के लिए आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं, साम्यवाद का सिद्धांत देते हैं, नई शिक्षा योजना देते हैं और एक ज्ञानी, विशेषज्ञ, सुशिक्षित दार्शनिक के शासन को बताते हैं। तो मूल रूप में रिपब्लिक का आधारभूत विषय न्याय सिद्धांतों की प्रकृति और स्वभाव का अन्वेषण करता है। अब आते हैं, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस तरह से किया है। यह आधुनिक अर्थ में नहीं किया है। हम जिसे जस्टिस कहते हैं वो न्याय नहीं है, क्योंकि प्लेटो के न्याय में न्यायालय नहीं है, इसलिए ये जस्टिस नहीं है। ये है ग्रीक शब्द डिकाईसीन से निकला हुआ, और कहीं अंग्रेजी जो शब्द है न्याय या जस्टिस उससे बहुत ज़्यादा आगे है। प्लेटो के लिए न्याय का अर्थ एक तरह से नैतिकता से है। ये वो आदत है जो मनुष्य की अपनी इच्छा या तथाकथित हित के अनुसार कार्य करने के विश्वास से रोकती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम साधारण शब्दों में कहें या भारतीय संदर्भ में कहें तो इसे हम स्वधर्म कह सकते हैं, यानी हमारा धर्म क्या है, हमें वही करना चाहिए। डिकाईसीन का अर्थ सदाचरण है, न कि केवल न्याय। न्याय अपने में मनुष्य के समस्त कर्तव्यों को अंतर्निहित किए है, और जबकि डिकाईसीन जो है ये सद्गुण को भी इसमें शामिल करता है। न्याय सिद्धांत की व्याख्या देखेंगे हम। प्लेटो न्याय सिद्धांत की जो व्याख्या देते हैं उसमें कानूनी विषय नहीं मानते इसको, और ना ही ये कोई कानूनी अधिकार या कर्तव्यों की बाहरी योजना है, बल्कि इसका संबंध नैतिक योजना से है, जो सामाजिक नैतिकता भी है और व्यक्तिगत नैतिकता भी है। और न्याय का अर्थ व्यक्ति के कर्तव्यों का पालन करना है, जो कि उसे सामाजिक दृष्टि से करना चाहिए। कुल मिलाकर के आधुनिक अर्थ से बड़ा शब्द न्याय संबंधी जो व्याख्या है उनकी, उससे पहले इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग है प्लेटो के पूर्ववर्ती या न्याय संबंधी धारणाएं। इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि उस समय जो प्रचलित थी न्याय की अवधारणा और उससे पहले जो प्रचलित थी उसका उन्होंने खंडन किया, खंडन के आधार दिए और उसके बाद में उन्होंने न्याय की व्याख्या की। तो सबसे पहला सिद्धांत था परंपरागत न्याय का सिद्धांत, जिसको उन्होंने दो प्रमुख पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। सिफोलस जो परंपरावादी विचारधारा का था, प्राचीन व्यापारिक वर्ग का था, नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता था। सिफोलस के माध्यम से वो न्याय को परिभाषित करते हैं कि न्याय सत्य बोलना और अपने कर्ज चुकाने में निहित है, यानी न्याय इतना ही है। उनका पुत्र था पॉलीमार्कस।
पॉलीमार्कस कहता है न्याय प्रत्येक मनुष्य को वो देने में है जो उसके लिए उचित है, यानी यहाँ उचित शब्द का प्रयोग किया गया। परंपरावादी विचारक इस तरह से न्याय को एक कला या क्षमता मानते हैं, तो जो भलाई भी कर सकती है और बुराई भी कर सकती है, दोनों तरह की समीक्षा रखती है। प्लेटो ने इसकी समीक्षा की और इसको 4 आधारों पर उन्होंने इसकी आलोचना की। पहला आधार दिया कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि यदि राष्ट्र के संदर्भ में सत्य बोल करके व्यक्ति शत्रुओं को भेद दे देता है तो उसे न्याय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दूसरा है न्याय एक कला भी नहीं है, क्योंकि कला को किसी के भी प्रति अच्छाई या बुराई दोनों रूपों में काम में लिया जा सकता है। जैसे चिकित्सक, अगर हम ऐसा माने तो चिकित्सक अपने ज्ञान का उपयोग रोगी को ठीक करने में भी कर सकता है और रोगी को मारने में भी कर सकता है, और अगर वो इस तरह मनमाने तरीके से करने लगेगा तो उसे हम न्याय नहीं कहेंगे, तो वो एक कला नहीं है। प्लेटो का ये भी मानना है कि मित्र के साथ मित्रतापूर्ण और शत्रु के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना भी कला नहीं है। और चौथी बात उन्होंने कही कि न्याय केवल 2 व्यक्तियों का संबंध मात्र नहीं है, यानी केवल ऐसा व्यक्तिवाद नहीं है, बल्कि ये सामूहिक व्यवस्था है। दूसरा सिद्धांत आता है कि अगर हम इसी में कुछ 1-2 बातें और हम कर लेते हैं कि ये पता करना एक तो बहुत आसान नहीं है कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है, और अगर शत्रु का पता भी चल जाए तो उसके साथ भी बुरा करना न्याय नहीं हो सकता। तो ये समीक्षा उन्होंने की। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत की तरफ, जो न्याय की उग्रवादी विचारधारा है, या जिसे हम थ्रैसीमेकस का सिद्धांत कहते हैं। थ्रैसीमेकस शक्तिशाली का हित ही न्याय मानते हैं, और वो कहते हैं जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास शक्ति है वही न्यायाधिकारी भी है और वही न्याय करने वाला भी है, और उसी की बात न्याय भी है। तो क्योंकि जो शासक वर्ग है वो हमेशा आत्महित की बात सौंपता है, इसलिए उसके डर से शासन के हित में ही काम करना होता है। तो शासक के हित का साधन बनने के सिवा व्यक्ति का कोई न्याय नहीं है। सर्वशक्तिमान सरकार राज्य के नागरिकों को अपने इशारे पर चलाती है, और शक्तिशाली का हित ही व्यक्ति के लिए न्याय है। थ्रैसीमेकस का ये विचार एक और उपसाध्य देता है, अन्याय न्याय से अच्छा है। अन्याय न्याय से अच्छा है यानी क्योंकि जो अन्यायी व्यक्ति है वो धन भी ज़्यादा कमा लेता है, अपने सहयोगियों को, साथियों को फ़ायदा भी ज़्यादा दे देता है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा है कि अन्यायी न्यायी से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि न्याय के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति अपने परिचितों को भी नाराज़ कर देता है और उनके लिए कुछ कर भी नहीं पाता। लेकिन प्लेटो ने थ्रैसीमेकस के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो न्याय है उसको हम कुछ हद तक जन समुदाय से अलग नहीं मान सकते। ये केवल शक्तिशाली का हित नहीं है। शासन एक कला है, परंतु शक्तिशाली का हित नहीं है, ये सामान्य हित की रक्षा करना है। चिकित्सक भी स्वार्थ पूर्ति के लिए कार्य नहीं करता, वैसे ही शासक भी स्वार्थ पूर्ति के लिए कार्य नहीं करता। दूसरी आलोचना की कि न्याय में स्वयं में शक्ति होती है, जिससे न्यायशील व्यक्तियों में एकता होती है, लेकिन अन्याय स्वार्थ पर आधारित है, इसलिए उसके अस्तित्व को हमेशा खतरा बना रहता है। तीसरी बात कही कि प्रत्येक वस्तु का एक गुण होता है, जैसे आँख का देखना, अच्छा देखना, वैसे ही मानव की आत्मा का गुण न्यायपूर्ण जीवन व्यतीत करना है, जिससे उसे सुख मिलता है। इसलिए अन्यायी व्यक्ति न्यायी की तुलना में अधिक प्रसन्न और सुखी नहीं हो सकते। अब आते हैं अगले सिद्धांत पर। अगले सिद्धांत में न्याय का यथार्थवादी या व्यवहारवादी सिद्धांत आता है, जिसे ग्लांका ने प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत को कार्य कारण सिद्धांत भी कहा गया है। मानव स्वभाव से अन्याय प्रिय है, अतः मानव स्वभाव की दृष्टि से न्याय एक कृत्रिम एवं अप्राकृतिक धारणा है, जिसकी स्थापना समझौते से होती है। ये तात्कालिक समय में
प्रचलित था। दूसरी बात थी, शक्तिशाली व्यक्तियों के अन्याय से भयभीत होकर व्यक्ति के मन में न्याय की बात आती है, उसके बिना नहीं आती। ग्लाका कहता है न्याय भय का शिशु है। और तीसरी बात आती है, अन्याय का अभाव न्याय है, यानी न्याय अपने आप में कोई धारणा नहीं है, अगर अन्याय नहीं है तो न्याय है। और चौथी बात जो व्यवहारवादी यथार्थवादी सिद्धांत कहता है वो है, न्याय की स्थापना की शुरुआत व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते से हुई है और उसमें ऐसी प्रथाओं, परंपराओं, नियमों और कानूनों का विकास हुआ है जिन्हें काफ़ी हद तक जो शासक है वो काम में लेता है। तो इस तरह से जो स्थिति है, प्लेटो उसकी समीक्षा करते हैं और कहते हैं कि न्याय आत्मा का गुण है, न्याय का निवास मानव आत्मा में है, इसलिए मानव का ये सहज गुण है। न्याय की उत्पत्ति किसी समझौते से नहीं हुई, राज्य व्यक्ति की आत्मा का वृहत्त रूप है। जिस प्रकार न्याय व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है, उसी प्रकार न्याय राज्य की आत्मा में निवास करता है। इसी के साथ साथ निर्बल और शक्तिशाली दोनों के लिए न्याय महत्व रखता है। न्याय भय का शिशु नहीं है, बल्कि न्याय एक स्वाभाविक स्थिति है, कृत्रिम या बाह्य वस्तु नहीं है। इसके बाद में हम अगले लेक्चर में देखेंगे प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में क्या कहते हैं।